हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री वाइज महिस्मेना में। आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक में राजस्थान की 4 प्रमुख सभ्यताएं गणेश्वर सभ्यता, आहट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और बेराट सभ्यता से संबंधित अध्ययन करेंगे और वीडियो के लास्ट में इस सभ्यताओं से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस हल करेंगे। तो चलिए, गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में स्थित गणेश्वर गांव से इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह सभ्यता 2800 से 1900 ईसा पूर्व की समय की है। तो गणेश्वर सभ्यता का समय कितना है? 2800 से 1900 ईसा पूर्व, और ये नीम का थाना तहसील गणेश्वर से मिली। उपनाम देखो, इस सभ्यता के उपनाम थे। एक तो ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी, यानी जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं थी उनमें सबसे प्राचीन सभ्यता होने के कारण इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। यह सभ्यता कांतली नदी के किनारे थी। यह सभ्यता कौन सी नदी किनारे थी? कांतली नदी। खोजकर्ता RC अग्रवाल या अर्थात रमेश चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1972 में इस सभ्यता की खोज की। तो RC अग्रवाल या रमेश चंद्र अग्रवाल ने किस सभ्यता की खोज की है? तो गणेश्वर सभ्यता। और उत्खनन कार्य RC अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा किया गया। गणेश्वर सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता होने के कारण इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी की संज्ञा दी गई है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी की संज्ञा किस सभ्यता को दी गई है? तो वो गणेश्वर सभ्यता है। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें है ताम्र निर्मित मछली पकड़ने के कांटे व बाण। तो तांबे से निर्मित जो मछली पकड़ने के कांटे या बाण यहाँ से मिले हैं। मकान निर्माण में पत्थर का प्रयोग, यानी गणेश्वर सभ्यता के जो लोग थे वो अपना मकान बनाने में किसका प्रयोग करते थे? पत्थरों का प्रयोग करते थे। और अपने जो गांव को बचाने के लिए यानी अफ़गानिस्तान से तांबे का व्यापार करते थे। तो यहाँ से पत्थर से निर्मित बांध भी मिले हैं। मकान निर्माण में पत्थर का प्रयोग करते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मकान बनाने में किस सभ्यता के लोग पत्थर का प्रयोग करते थे? तो गणेश्वर सभ्यता। और पत्थर से निर्मित बांध, यानी बाढ़ से बचने के लिए ये पत्थर से निर्मित बांधों का प्रयोग करते थे। अफगानिस्तान से तांबे का व्यापार करते थे। कपिसपणी मृदपात, कथी मृदपात यहाँ से खोजे गए हैं। दोहरे घुमाव वाली पेच या सुई, जिसको केसपिन कहा गया है, केसपिन के साक्ष्य भी यहाँ मिले। तो वेरी इंपॉर्टेंट, केसपिन कहाँ से मिली है? यानी बालों में एक पिन लगाई जाती थी केसपिन, तो ये गणेश्वर सभ्यता से खोजी गई है। छल्लेदार मृदबाण भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट सभ्यता है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर से खोजी गई है। आहड़ सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, आहड़ उदयपुर में स्थित है। इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो आहड़ सभ्यता भी एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता का समय 1900 से 1200 ईसा पूर्व था। तो आहड़ सभ्यता का समय कितना था? 1900 से 1200। और कहाँ से खोजी गई है? उदयपुर से। इस सभ्यता का जो उपनाम है इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? तो वो आहड़ सभ्यता है, जबकि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता को अघाटपुर, दुर्ग, धूलकोट भी कहते हैं। और धूलकोट जो आहड़ का स्थानीय नाम था। तो धूलकोट किसका स्थानीय नाम है? आहड़ का। यहाँ पर जो नदी थी, यानी आहड़ सभ्यता आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित थी। तो आयड़ या बेड़च नदी के किनारे कह सकते हो, यानी आयड़ नदी जब निकलती है तो उदय सागर झील को पार करने के बाद ये बेड़च कहलाती है। तो उदय सागर झील को पार करने पर क्या बन जाती है? बेड़च। तो आयड़ या बेड़च नदी के किनारे आहड़ सभ्यता स्थित थी। खोज, इसकी खोज अक्षकीर्ति व्यास ने 1953 में की। तो अक्षकीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में आहड़ सभ्यता को खोजा गया। उत्खनन कार्य RC अग्रवाल द्वारा 1954 में, VN मिश्र द्वारा 1961-62 में और HD साकलिया के द्वारा किया गया। तो उत्खनन कार्य में RC अग्रवाल, VN मिश्र और HD साकलिया। इस सभ्यता के जो प्रमुख अवशेष हैं उनमें है, सभ्यता के जो प्रमुख अवशेषों में है, सर्वप्रथम यहाँ तांबे की कुल्हाड़ियाँ, यानी ताम्र निर्मित कुल्हाड़ियों के अवशेष मिले हैं। तो तांबे से निर्मित कुल्हाड़ियों के अवशेष। तांबा गलाने की भट्ठियाँ, तो तांबा गलाने को की भट्टियाँ मिली हैं, जिससे इनके प्रमुख उद्योग तांबा गलाना होने की जानकारी मिलती है। तो
तो आहड़ सभ्यता के लोगों का प्रमुख उद्योग क्या था? तांबा गनाना। घर में 6 चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। तो घर में 6 चूल्हों के साक्ष्य मिले जिससे संयुक्त परिवार या बड़े परिवार होने की जानकारी मिलती है। जवार व चावल के साथ दीपक युक्त पूजा की थाली मिली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवार व चावल के साथ दीपक युक्त पूजा की थाली कहाँ से मिली है? तो ये आहड़ से। 6 तांबे से निर्मित यूनानी मुद्राएं भी यहाँ से खोजी गई है। 6 तांबे से निर्मित मुद्राएं और इनके साथ साथ 3 मोहरें भी मिली है। नेक्स्ट, इन मोहरों पर अपोलो देवता जो यूनान के देवता थे, तो अपोलो देवता यूनान के देवता है, तो इसका चित्र अंकित है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की किस सभ्यता के अपोलो देवता यूनान के देवता के जो सिक्के मिले हैं, तो वो आहड़ सभ्यता है। तो ऐसे अपोलो होता है, ऐसे आहड़ कर सकते हो, याद रख सकते हो इसको। तो नेक्स्ट है बनासियल बुल। देखो बनासियल बुल क्या है? यह एक मिट्टी की यानी मिट्टी से बने हुए बेल की आकृति है। तो बेल की एक आकृति है या खिलौने टाइप का है। तो ये मिट्टी से बना हुआ है और इसको बनासियल बुल संज्ञा दी गई है। तो बनासियल बुल के अवशेष कहाँ से मिले? तो ये आहड़ सभ्यता से। बिना हत्थे वाले ईरानी जलपात्रों के साक्ष्य भी मिले हैं। काले व लाल रंग के मृदबाण यहाँ पर खोजे गए हैं। गोरे व कोट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता से। गोरे व कोट कहाँ से मिले हैं? तो वो आहड़ सभ्यता है। और ये गोरे व कोट क्या थे? तो देखिए इसमें गोरे व कोट अनाज रखने के बड़े बड़े मृदबाण। तो मोस्ट क्वेश्चन है ये। गोरे व कोट कहाँ से मिले? ये आहड़ से मिले हैं। और गोरे व कोट क्या थे? ये अनाज रखने के बड़े बड़े मृदबाण। आटा पीसने की या गेहूँ पीसने की जो चक्की है वो भी यहाँ से खोजी गई है। शव को आभूषण सहित यहाँ दफनाया जाता था। तो यानी आहड़वासी जो शव को आभूषण सहित दफनाते थे। यहाँ के लोग रंगाई छपाई से भी परिचित थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सभ्यता के लोग रंगाई छपाई से परिचित थे? तो आहड़ सभ्यता। चक्रकूप के भी साक्ष्य यहाँ खोजे गए हैं। यह पानी को सुखाने की एक पद्धति हुआ करती थी। तो चक्रकूप या पानी सुखाने की पद्धति के अवशेष किस सभ्यता से मिलते हैं? तो वो आहड़ सभ्यता है। मकान निर्माण में जो नींव थी इनकी पत्थरों से बनाई जाती थी। यानी जो नींव, मकान की जो नींव है वो पत्थरों की होती थी। दीवार कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी और छत घास फूस व बांस के डंडों से बनती थी। तो कच्ची ईंटें जो होती थी दीवार बनाने के लिए, ये धूप में सुखाई गई ईंटें होती थी। तो धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ है? तो वो आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता का विकास बनास नदी घाटी के क्षेत्र में होने के कारण आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति सभ्यता भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास संस्कृति सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो आहड़ सभ्यता है। और ये बनास संस्कृति सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता का विस्तार बनास नदी घाटी क्षेत्र में हुआ। तो बनास नदी घाटी क्षेत्र में होने के कारण आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति सभ्यता कहते हैं। द आहड़ कल्चर ए ब्रीफ इंट्रोलाइजेशन नामक जो पुस्तक है ये रीमा आहूजा की पुस्तक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। द आहड़ कल्चर किसकी पुस्तक है? रीमा आहूजा की। तो रीमा आहूजा की पुस्तक है। नेक्स्ट सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, जो राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िला है, वहाँ से खोजी गई है कालीबंगा। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियाँ होता है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। कहाँ से खोजी गई है? हनुमानगढ़, राजस्थान से। कालीबंगा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता है। यानी कांस्य धातु के उपकरण ज़्यादा यहाँ खोजे गए हैं, तो कांस्ययुगीन सभ्यता कह सकते हो। यह सभ्यता घग्गर नदी के किनारे थी। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे थी? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी को द्रस्तती व सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। द्रस्तती या प्राचीन सरस्वती नदी। और कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई। तो 1952-53 में कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। इस सभ्यता का उत्खनन कार्य बीबी लाल और बीके थापर द्वारा किया गया 1961 से 69 के बीच। तो 1961 से 69 के बीच बीबी लाल और बीके थापर द्वारा उत्खनन कार्य है। अब कालीबंगा के जो
प्रमुख अवशेष है वो देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो कालीबंगा किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय, जबकि आहड़ व गणेश्वर ग्रामीण सभ्यताएं थी और कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। इनके जो नगर होते थे वो चारों तरफ से परकोटे से सुरक्षित होते थे, यानी चारों तरफ परकोटा बना होता था। नगर 2 टीलों के रूप में स्थित थे। नगर 2 टीलों के रूप में बसे हुए थे, एक तो पूर्वी टीला और एक होता था पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला होता था वो थोड़ी नीचाई में होता था, तो इसको निचला नगर भी कहते हैं। तो किस टीले को निचला नगर कहते हैं? तो वो पूर्वी टीला निचला नगर के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ पर सामान्य लोग निवास करते थे, जबकि जो पश्चिमी टीला होता था ये थोड़ा ऊंचाई पर बनाया जाता था। ऊंचाई पर यानी ईंटों की चबूतरा बना के फिर ये नगर बनाते थे, तो इसलिए उसको ऊंचा टीला या दुर्ग व गढ़ी के रूप में जाना जाता था, जहाँ पर सैनिक व प्रशासक वर्ग निवास करते थे। तो सैनिक व प्रशासक वर्ग पश्चिमी टीले में, जबकि पूर्वी टीले पर सामान्य लोग। तो पश्चिमी टीले को दुर्ग या गढ़ी भी कहा जाता था, जहाँ प्रशासक वर्ग निवास करते थे। मकान बनाने में कालीबंगा के लोग मकान बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा के लोग मकान बनाने में किसका प्रयोग करते थे? कच्ची ईंटों का। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो दिनहीन बस्ती के रूप में कालीबंगा को बताया गया। तो कालीबंगा की सिंधु घाटी सभ्यता की दिनहीन बस्ती किसे कहा गया है? कालीबंगा को। मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर गली की तरफ खुलते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश जो नगर होते थे उनके जो मकान होते थे और मकानों के दरवाजे जो मुख्य सड़क की तरफ ना होकर पीछे गली की तरफ खुलते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो कालीबंगा या सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो समकोण पर काटती हुई इसकी जो विशेषता है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति कहा गया है। लकड़ी की नालियों का प्रयोग इस सभ्यता में हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट क्वेश्चन, कि लकड़ी की नालियों का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ? तो वो कालीबंगा है। विश्व की एकमात्र सभ्यता जहाँ दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य खोजे गए। तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन, कि एकमात्र सभ्यता है जहाँ दोहरे जुते हुए खेत, तो दोहरे जुते हुए जो खेत के साक्ष्य मिले हैं, और ये जहाँ पर गेहूँ और जौ फसलों को एक साथ उगाया गया है और इनका मुख्य खाद्यान्न भी गेहूँ और जौ था। यहाँ पर 7 आयताकार अग्निवेदियाँ मिली है, जिन्हें आप हवन कुंड कह सकते हो। तो 7 आयताकार अग्निवेदी या हवन कुंड मिले हैं, और इन हवन कुंडों में जले हुए चावल हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यहाँ पर बलि प्रथा होने की जानकारी मिलती है। तो बलि प्रथा प्रचलित थी समाज में, ये जानकारी कालीबंगा से मिलती है। और कालीबंगा से कितनी आयताकार अग्निवेदियाँ मिली थी? तो आपको बताना है 7 आयताकार अग्निवेदी। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी कालीबंगा से मिली है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें कहाँ से खोजी गई? तो कालीबंगा से। इससे यहाँ से व्यापार होने की जानकारी मिलती है। समाज, कालीबंगा का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। तो कालीबंगा का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। यहाँ पर 3 प्रकार का समाधान, यानी मरने के बाद में जो शव को 3 प्रकार से जो इसका अंतिम संस्कार किया जाता था। एक तो है पूर्ण समाधान, जिसमें पूर्ण रूप से उसको दफन कर दिया जाता था। एक है आंशिक समाधान, पशु पक्षियों के खाने के बाद जो बचे हुए अवशेषों को दफनाया जाता था, वो आंशिक समाधान। एक होता था दाह संस्कार, यानी उसको जला देना। तो इस प्रकार से अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ प्रचलित थी। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहाँ से खोजे गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण खोजे गए हैं? तो वो कालीबंगा है। भूकंप के प्राचीनतम अवशेष यहाँ से मिले। भूकंप के प्राचीनतम अवशेष भी मिले हैं। तंदूरी चूल्हे, अंडाकार कब्र, चिरायु कब्र, एकल युगल समाधि, ये भी कालीबंगा से मिली है। और मोस्ट क्वेश्चन, कालीबंगा के लोग जो मकान का जो फर्श होता था उसका निर्माण अलंकृत ईंटों से करते थे। तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग फर्श निर्माण में कहाँ किया गया? तो वो कालीबंगा है। कालीबंगा की जो लिपि थी वो सेंधु लिपि थी। सेंधु लिपि यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भी सेंधु लिपि है, और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो सेंधु लिपि कालीबंगा की किस प्रकार की लिपि थी? सेंधु लिपि। साक्ष्य
यानी यहाँ से कौन किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, मंदिर के साक्ष्य भी नहीं मिले हैं, सिंह के साक्ष्य और गाय के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये इनसे अपरिचित थे। तो कालीबंगा के लोग लोहे से भी अपरिचित थे, घोड़े से भी अपरिचित है, मंदिर से भी अपरिचित थे, सिंह व गाय से भी अपरिचित थे। अंतिम संस्कार के बारे में अपन देख चुके हैं। 3 विधियाँ थी यहाँ। पूर्ण समाधिकरण जो पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था, आंशिक समाधिकरण जो पशु पक्षियों को खाने के बाद में शेष जो बचते थे अवशेष उनको दफनाना, दाह संस्कार पूर्ण रूप से जला देना। ऊँट की अस्थियाँ, तो कालीबंगा से ऊँट की अस्थियाँ भी मिली है और सरसों के साग से। तो ऊँट की अस्थियाँ और सरसों के साग से ये कहाँ से मिले? कालीबंगा से। शव को यानी मरने के बाद जो शव होता था उस शव को उल्टा करके लेटा कर दफनाया जाता था। तो उल्टा करके लेटा कर दफनाया जाता था। कहाँ पर? कालीबंगा में उल्टा करके लेटा कर दफनाया जाता था। हाथी दांत का कंगा भी यहाँ से खोजा गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाथी दांत का कंगा कहाँ से मिला है? ये कालीबंगा से। जबकि केस पिन है वो कहाँ से मिली थी? तो केस पिन गणेश्वर से मिली है। केस पिन कहाँ से मिली है? गणेश्वर। तांबे से बने एक दर्पण मिला है, यानी एक ऐसी कब्र मिली है जहाँ पर तांबे से निर्मित एक दर्पण मिला है। इसमें डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किसे बताया है? तो वो आपकी कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। तो क्वेश्चन आता है भाई प्रथम राजधानी कौन सी है सिंधु घाटी सभ्यता की? तो प्रथम राजधानी थी हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी हड़प्पा जो पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे थी। जबकि दूसरी राजधानी जो मोहनजोदड़ो थी जो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित थी। तो मोहनजोदड़ो दूसरी राजधानी है और आपकी हड़प्पा पहली राजधानी थी। जबकि तीसरी राजधानी किसको बताया है? कालीबंगा को बताया। किसने बताया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है सोंथी सभ्यता जो मिली है ये आपके बीकानेर व हनुमानगढ़ की जो बॉर्डर है वहाँ से खोजी गई है सोंथी सभ्यता। इसकी खोज भी अमरनाथ घोष के द्वारा की गई है। सोंथी को कालीबंगा पष्ट के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता कालीबंगा पष्ट के रूप में जानी जाती है? तो वो सोंथी को कालीबंगा पष्ट के रूप में जाना जाता है। तो नेक्स्ट है बेराट सभ्यता विराटनगर जयपुर से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो बेराट सभ्यता राजस्थान के जो विराटनगर जयपुर है वहाँ से इसके साक्ष्य मिले। तो बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा, तोला नदी या रुंडित नदी के रूप में भी जाना जाता है। तो राजस्थान की कौन सी नदी है जिसको अर्जुन की गंगा कहते हैं? तो वो बाणगंगा नदी है। और इसी बाणगंगा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित थी? तो बेराट सभ्यता जो विराटनगर जयपुर से मिली। खोज 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेराट सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई है? दयाराम साहनी के द्वारा। कब की गई? 1936-37 में। उत्खनन कार्य 1962-63 में किया गया। इस सभ्यता का यानी बेराट सभ्यता का उत्खनन कार्य 1962-63 में कैलाश दीक्षित व नीलरतन बनर्जी के द्वारा किया गया। बेराट सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से बीचक डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी पर था। और ये सभी डूंगरियाँ आपके विराटनगर जयपुर में स्थित है। और इन्हीं डूंगरियों पर जो बेराट सभ्यता का विस्तार था। इसके यहाँ से जो अवशेष मिले हैं 1837 में कैप्टन बट नामक अंग्रेज ने बीचक डूंगरी से मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख को खोजा। तो सम्राट अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है उसकी खोज किसने की है? कैप्टन बट ने की है। कब की है? 1837 में। कौन सी डूंगरी से? तो ये बीचक डूंगरी से। और ये मौर्यकालीन कौन सी लिपि में लिखा हुआ था? ब्राह्मी लिपि में। इस प्रकार सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख कैप्टन बट द्वारा खोजा गया। इससे शिलालेख में उल्लेखित बुद्ध धम्म संघ जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, इसके प्रति अशोक द्वारा आस्था प्रकट करने और अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने की जानकारी मिलती है। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ये जानकारी आपको कौन से शिलालेख से मिलती है? तो भाब्रू शिलालेख है जो आपके कहाँ से मिला था? बेराटनगर, कैप्टन बट द्वारा खोजा गया। कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं।
तो भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? कनिंघम। और ये कनिंघम है जो भाभरू शिलालेख को कलकत्ता लेके गया। तो भाभरू शिलालेख को कलकत्ता कौन लेकर गए थे? कनिंघम के द्वारा। लेकिन खोज किसने की है? कैप्टन बट ने। और भाभरू शिलालेख अभी वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। बेरार सभ्यता में सूती कपड़े में बंधी 36 मुद्राएं मिली है। बेरार सभ्यता से सूती कपड़े में बंधी हुई 36 मुद्राएं खोजी गई है। और इन 36 मुद्राओं में 8 जो है वो पंचमार्क या आहत सिक्के हैं, जो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं। तो क्वेश्चन यह है कि भारत के सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं? तो पंचमार्क या आहत। ये सिक्के मुख्य रूप से चांदी व तांबे के बने होते थे। तो मुख्य रूप से ये चांदी व तांबे के बने होते थे आहत सिक्के। और इसके अलावा जो 28 सिक्के हैं वो इंडो ग्रीक जो हिंद यूनानी शासक थे उनके मिले हैं। और इन 28 सिक्कों में जो 16 सिक्के हैं वो अकेले मिनेंडर शासक से संबंधित हैं। हेवेनसांग की बात करें तो ये बेराट यानी विराटनगर की इन्होंने यात्रा की थी। तो ये एक चीनी यात्री थे। तो हेवेनसांग चीनी यात्री थे जिन्हें तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो हेवेनसांग। और इन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? ये तो ये भीनमाल जालोर। तो हेवेनसांग राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए? भीनमाल जालोर में। और यही हेवेनसांग ने बेराट या विराटनगर की यात्रा की थी 634 ईस्वी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस चीनी यात्री ने बेराट या विराटनगर की यात्रा की है? तो वह हेवेनसांग ने। और कब किया है? 634 ईस्वी में। हेवेनसांग की जो पुस्तक है उसका नाम सियोकी है। हेवेनसांग की जो पुस्तक है सियोकी, और इसमें हेवेनसांग ने विराटनगर के लिए पारयात्र शब्द का प्रयोग किया। बेराट से बौद्ध मठ, बौद्ध विहार के साक्ष्य भी मिले हैं। तो हेवेनसांग ने इन बौद्ध मठों की संख्या जो बताई थी वो कितनी बताई है? 8। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध मठ या बौद्ध विहार कहाँ से प्राप्त हुए? तो बेराट से। तो बैस से बेराट होता है, बैस से बौद्ध मठ होता है। ये सभी आपके बेराट से मिले हैं। और हेवेनसांग के अनुसार इन बौद्ध मठों की संख्या कितनी थी? तो 8। और बौद्ध विहार जो बौद्ध धर्म के प्रमुख मंदिर हैं, तो इस प्रकार मंदिरों के प्रथम साक्ष्य बेराट से खोजे गए। तो मंदिर के प्रथम साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? बेराट से। गुप्तकालीन संकलिपि भी या संकलिपि के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन संकलिपि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बेराट से। सर्वाधिक शैल चित्रों के साक्ष्य जो प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो सेल यानी चट्टानों पर बने हुए चित्र, सर्वाधिक सेल चट्टानों पर बने हुए जो चित्र हैं वो बेराट से मिले हैं। इसलिए बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। महाभारत काल में पांडवों को जब अज्ञातवास मिला था, तो अज्ञातवास के दौरान पांडव विराटनगर यानी बेराट पहुँचे थे। तो बेराट का संबंध पांडवों से भी रहा, महाभारत काल से संबंधित जुड़ा हुआ स्थान है। इसे पाषाण युगीन हथियारों का कारखाना भी कहते हैं। तो पाषाण युगीन हथियारों का कारखाना किसे कहेंगे? बेराट को। अकबर द्वारा यहाँ पर टकसाल व मुगल गार्डन भी बनवाया। तो बेराट या विराटनगर में अकबर ने टकसाल व मुगल गार्डन का निर्माण भी करवाया। जयपुर के शासक सवाई राम सिंह के समय उनके जो मंत्री थे कीताजी खंगारोत, तो इन्हीं कीताजी खंगारोत के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया। और यहाँ एक स्वर्ण मंजूषा खोजा गया, सोने का संदूक। इस स्वर्ण मंजूषा में महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ भी कहाँ से मिली हैं? बेराट से। तो बौद्ध संस्कृति से संबंधित है बेराट। हूण शासक मिहिर कुल, हूण वंश का एक शासक था जिसका नाम था मिहिर कुल, और इसी मिहिर कुल ने बेराट सभ्यता को नष्ट कर दिया। तो बेराट सभ्यता को किस हूण शासक द्वारा नष्ट किया गया? मिहिर कुल के द्वारा। नेक्स्ट है, तो ये अपने राजस्थान की 4 प्रमुख सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किए। अब इन्हीं सभ्यताओं से संबंधित प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किस सभ्यता को कहते हैं? या निम्न में से कौन सी सभ्यता ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी है? ऑप्शन है आहड़, गणेश्वर, बेराट या कालीबंगा। तो इसका आंसर होगा गणेश्वर। तो गणेश्वर जो सीकर जिले के नीम का थाना तहसील से मिली थी, कांतली नदी के किनारे स्थित थी। तो गणेश्वर किस नदी के किनारे थी? कांतली। तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्र या तांबे से जो संस्कृतियों से निर्मित है, तो इनमें सबसे प्राचीन होने के कारण इसको ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहते हैं। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर। जबकि ताम्रवती नगरी पूछे तो आहड़ सभ्यता है। नेक्स्ट है, विश्व में एकमात्र दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? ऑप्शन है गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बेराट या कालीबंगा। तो इसका आंसर है कालीबंगा। तो कालीबंगा से विश्व के एकमात्र दोहरे जुते हुए खेत,
तो दोहरे जुते हुए यानी दो खेतों को एक साथ जोता गया है। ये साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित थी। तो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा राजस्थान की जो निम्न में से कौन सी सभ्यता है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से अपने कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है गणेश्वर, आहड़, बेराट या कालीबंगा। तो इसका आंसर है कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया, जबकि प्रथम राजधानी हड़प्पा थी। कालीबंगा की जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी हड़प्पा, सेकंड राजधानी मोहनजोदड़ो थी और तीसरी राजधानी कालीबंगा है। तो मोहनजोदड़ो सेकंड राजधानी। तो इस प्रकार से दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी किसको बताया? कालीबंगा। और कालीबंगा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो कांस्य युगीन सभ्यताओं में शामिल है। नेक्स्ट है, इस सभ्यता से बिना हत्थे वाले ईरानी जलपात्रों के साक्ष्य मिले। यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि बिना हत्थे वाले ईरानी जलपात्रों के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन है कालीबंगा, बेराट, आहड़ या गणेश्वर। तो बिना हत्थे वाले जो ईरानी जलपात्र थे उनके साक्ष्य कहाँ से खोजे गए हैं? तो ये आपकी आहड़ से मिले। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिली? ऑप्शन है गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़ या बेराट। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिली? तो ऑप्शन गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़ या बेराट। तो इसका आंसर होगा कालीबंगा से। तो कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी मिली है, जिससे मेसोपोटामिया से व्यापार होने के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है, कालीबंगा पष्ट के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है गणेश्वर, आहड़, सौंथी या बेराट। तो कालीबंगा पष्ट के नाम से सौंथी को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा पष्ट के नाम से किसे जाना जाता है? सौंथी। नेक्स्ट है, गणेश सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? ऑप्शन घग्गर नदी, कांतली नदी, काकनी नदी या बाणगंगा। तो बताइए गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो इसका आंसर है कांतली नदी के किनारे। बेराट सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन है अमलानंद घोष, रमेश चंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी या नीलरतन बनर्जी। तो बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका आंसर है दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने 1936-37 में बेराट सभ्यता की खोज की और ये बेराट सभ्यता विराटनगर जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है बेराट सभ्यता और इसी बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। बाबू शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है कनिंघम, कैप्टन बट, कर्नल जेम्स टोड या जॉन मार्शल। बाबू शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कैप्टन बट। तो कैप्टन बट ने बाबरू शिलालेख की खोज 1837 में बीचक की डूंगरी से खोजी गई। तो बीचक डूंगरी से बाबरू शिलालेख की खोज किसने की है? कैप्टन बट के द्वारा। और इसी बाबरू शिलालेख को जो कलकत्ता लेके गया था वो कौन लेके गया था? कनिंघम। तो कलकत्ता ले जाने वाला कौन है? कनिंघम। और ये कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक भी कहलाते हैं। गुप्तकालीन संख लिपि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो गुप्तकालीन संख लिपि के साक्ष्य बताइए कहाँ से मिले हैं? संख लिपि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संख लिपि के साक्ष्य कहाँ से मिले? ऑप्शन है कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर या आहड़। तो इसका आंसर होगा बेराट से। तो बेराट से गुप्तकालीन संख लिपि के साक्ष्य खोजे गए हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।